हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत सर की लेटेस्ट 7th एडिशंस देखने को मिलते हैं। उस बुक को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 से चैप्टर 15 हम देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में, जिसको हमने मोर देन 40 लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर किया है, जो कि आप इसी चैनल पे एक्सेस कर पाएंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की, और डिस्क्रिप्शंस में भी इस वीडियो के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है 1 to 15 चैप्टर में, तो प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 16, क्योंकि 1 to 15 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका टाइटल है इंटर स्टेट रिलेशन। मतलब देखिए, चैप्टर 15 की हम जब बात कर रहे थे तब हमने देखा था सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, कि भाई सेंटर और डिफरेंट स्टेट हैं, उनके बीच में किस टाइप के लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिलेशन देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें हमने देखी थी चैप्टर 15 में, जो कि किसके बीच में थी, सेंटर और डिफरेंट स्टेट के बीच में थी। बट ये जो चैप्टर 16 है आफ्टर 15, वो बात करता है इंटर स्टेट रिलेशन। मतलब एक स्टेट जो है उसके दूसरे स्टेट के साथ किस तरीके के रिलेशन से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जो दोनों स्टेट जो है ना क्या कर सके, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ काम कर सके, मिलजुल के कोऑपरेशंस के साथ काम कर सकें ये स्टेट। इसके लिए क्या क्या प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, क्या होते हैं ये रिलेशंस, ये बात करेंगे हम इस चैप्टर्स में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में बात की जाती है, सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बात की जाती है, इन दोनों के बीच में हारमोनियस रिलेशंस बनाने की बात की जाती है। बट ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सिर्फ सेंटर और स्टेट्स की बात ही नहीं करता है रिलेशंस के, बल्कि स्टेट और स्टेट्स के बीच के रिलेशंस की भी बात करता है, जिसको कहा जाता है इंटर स्टेट रिलेशंस। कुछ अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रिगार्डिंग द स्टेट एंड द स्टेट रिलेशंस, जिसको कहते हैं हम इंटर स्टेट रिलेशंस। कौन कौन से प्रोविजंस हैं, तो कुछ प्रोविजंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बात करते हैं एडजुडिकेशंस ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। भाई स्टेट और स्टेट के बीच में जो भी वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के कुछ प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल। एक बॉडी है जिसको हमने लास्ट जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे थे अंडर आर्टिकल 263, तो हमने देखा था इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर जाके देखिए, लास्ट चैप्टर्स के कुछ लेक्चर्स हैं 3 to 4 लेक्चर्स, उनको रिफ़र करिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है ना वो क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी बिटवीन द वेरियस स्टेट। इसके कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। इसके अलावा म्यूचुअल रिकॉग्निशंस ऑफ द पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग। कुछ ऐसे पब्लिक एक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जिसमें क्या करना है, स्टेट और स्टेट को कोऑपरेट करके चलना है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स से रिलेटेड भी कुछ हमें प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, जो स्टेट और स्टेट के बीच में ट्रेड किस तरीके से होगा, कॉमर्स किस तरीके से होगा, और इनसे रिलेटेड जो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्सेज देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रोविज़न देखने को मिलता है। तो ये 4 हेड देखने को मिलते हैं जो कि क्या बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, मीनिंग स्टेट और स्टेट्स के वेरियस स्टेट्स के आपस में रिलेशंस क्या होंगे, ये 4 हेड में हमें देखना है। इसके अलावा जोनल काउंसिल के कुछ कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। जोनल काउंसिल क्या होती है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है उसको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, जो कि कहीं ना कहीं प्रमोट करती है इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशंस का। तो ये जोनल काउंसिल के बारे में भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये 4 हेड्स के अंदर हमें क्या करना है, इंटर स्टेट रिलेशंस को देखना है और साथ में जोनल काउंसिल की भी बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप के रिलेशंस।
जो कि क्या बात कर रहे थे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कहाँ देखने को मिलते हैं, तो देखिए आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है कि भाई इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट्स के बीच में कोई भी वाटर डिस्प्यूट होगा तो उससे रिगार्डिंग दो प्रोविज़न्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 262 के अंदर। क्या प्रोविज़न है, तो फर्स्ट प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ के द्वारा क्या कर सकती है, ये जो भी डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं बिटवीन द स्टेट उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, वाटर जो है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। कोई भी रिवर स्टेट जो इंटर स्टेट रिवर देखने को मिलती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ओरिजिन कोई स्टेट में हुआ और उसका डेस्टिनेशन दूसरे स्टेट में, तो ऑब्वियसली हो सकता है दोनों स्टेट के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। तो फर्स्ट देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर देखने को मिलती है कि वो क्या करे, कोई लॉ बनाए, पार्लियामेंट में स्टेच्यूट बनाए, और ये जो डिस्प्यूट है वाटर के रिगार्डिंग के यूज़ का, डिस्ट्रीब्यूशंस का, कंट्रोल करने का वाटर का इंटर स्टेट्स के बीच में, कि भाई इंटर स्टेट जो रिवर बह रही है उनके बीच में, तो इसको रिजोल्व करने की फर्स्ट पावर हमें किसके पास देखने को मिलती है, पार्लियामेंट के पास। सेकंड प्रोविज़न क्या बात करता है आर्टिकल 262 कि पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नेदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शंस इन द रिस्पेक्ट टू द एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेन। मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को इंश्योर करना है कि कोई भी कोर्ट, वेदर इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और एनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये कोर्ट जो हैं क्या है, कहीं ना कहीं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसमें इंटरवेन नहीं करेगी और इनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट ना जाए। ये इंश्योरिटी भी किसको करना है, पार्लियामेंट को करना है, और ये पावर देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 262। तो हमको आर्टिकल 262 के तहत क्या देखने को मिला भाई, पार्लियामेंट के हाथ में कहीं ना कहीं पावर है कि वो लॉ बना के क्या कर सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को, और कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना हो, इससे रिगार्डिंग प्रोविज़न पावर जो है वो भी पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है। और यही आर्टिकल का यूज़ करके पार्लियामेंट ने क्या किया, दो एक्ट पास की। फर्स्ट एक्ट बोलते हैं हम इसको जो रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956, और सेकेंड एक्ट हमें देखने को मिलता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। दोनों सेम ईयर्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये रिवर बोर्ड एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिवर बोर्ड क्या बनाया जाएगा, रिवर बोर्ड बनाया जाएगा, किसके लिए, फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वेलेज। कोई भी रिवर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ़्लो हो रही है, तो इससे रिगार्डिंग जो भी हमें देखने को मिलेंगे रेगुलेशंस, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाएगा, रिवर बोर्ड बनाया जाएगा अंडर द एक्ट ऑफ रिवर बोर्ड एक्ट। Clear? A river board is established by the central government on the request of the state government concerned to advise them। तो कहीं ना कहीं ये बनाएगा कौन, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, जो भी डिस्प्यूट से, यानी कि जो भी स्टेट में ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा वो स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल बोर्ड क्या बनाएगी, रिवर बोर्ड बनाएगी अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, रिवर बोर्ड बनाएगी अंडर रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956। ऑन द अदर एंड अगर हम सेकेंड एक्ट की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, ये क्या करता है, अगेन ये भी एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेटअप द एडहॉक ट्राइब्यूनल। क्या बनाया जा सकता है, एडहॉक ट्राइब्यूनल। अब एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडहॉक का मतलब होता है कोई भी टेम्पररी पर्पस के लिए उसको बनाया, पर्पस फुलफिलमेंट हुआ, उसको एबॉलिश कर दिया। ट्राइब्यूनल क्या होता है, तो ट्राइब्यूनल एक होती है क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी। अब ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी क्या होती है, तो ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या होती है, कहीं ना कहीं जिसको जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर देखने को मिलती है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर देखने को मिलती है। ये क्या होती है, एक टाइप की कोर्ट ही होती है, बट कुछ प्रोविजंस ऐसे देखने को मिलते हैं इनके प्रोसीडिंग के अंदर जो इसको मेन कोर्ट जो है उनसे अलग करते हैं। ये प्रोविज़न क्या है, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो अभी इतना याद रखिए कि क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। और ये जो ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा वो क्या करेगा, डिस्प्यूट जो है बिटवीन दिस टू स्टेट, वन और टू स्टेट जो है इनके बीच के डिस्प्यूट जो है उनको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। और जो भी डिसीजन देखने को मिलेंगे किनके, ऑलराइट, तो ये डिसीजन जो होगा ट्राइब्यूनल्स का
विच वॉज एस्टेब्लाइज अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा। मतलब ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिया वो फाइनल है और बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कि दोनों स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, या मोर देन टू स्टेट हो गया, उनके लिए क्या होगा, ये चीज़ें बाइंडिंग होगी और फाइनल्स होगी। ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई एनी अदर कोर्ट हैव द जुरिडिक्शंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रिफर्ड टू द सच अ ट्राइब्यूनल। मतलब इस टाइप के ट्राइब्यूनल्स को जो कि होने वाला है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, उसको कोई भी केस दिया गया बिटवीन द दो स्टेट, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है जुडिशरी जो है उनसे इम्यून देखने को मिलता है। मतलब जुडिशल जो है इनके पास कोई भी ऐसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस नहीं देखने को मिलती है। ट्राइब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिया क्या होगा, कहीं ना कहीं वो फाइनल और बाइंडिंग होने वाला है। क्लियर। तो रिवर बोर्ड एक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग रिवर बोर्ड एस्टेब्लाइज किया जा रहा था, जो कि क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था इंटर स्टेट रिवर इन द रिवर वैले के जो दो भी स्टेट्स होते हैं उनके बीच में होने वाली चीज़ों को। ऑन द अदर एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत क्या होता है, ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी ट्राइब्यूनल बनाया जाता है अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, उसके जो डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं बाइंडिंग और फाइनल होते हैं, और कोर्ट को भी क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस नहीं देखने को मिलता है ये जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया उसके अंदर। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो फार एज द सेंट्रल गवर्नमेंट है सेटअप द सेवरल, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, वेरियस ट्राइब्यूनल जो हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। उन ट्राइब्यूनल्स की बात करेंगे हम लोग, एक टेबल दिया है 16.1 के अंदर देखने को मिलता है एक टेबल, जिसके अंदर ऐसे बहुत से इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, अंडर आर्टिकल 262 इंटर स्टेट अगर वाटर डिस्प्यूट्स की बात होती है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर देखने को मिलती है कि वो कोई ऐसा लॉ बनाए उसके थ्रू रेगुलेट करें इन चीज़ों को, और पार्लियामेंट जो है ये भी इंश्योर करे कि जुडिशरी का इसके अंदर इंटरफेयर ना हो। इसके लिए क्या करती है पार्लियामेंट ने, दो एक्ट बनाए थे, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। इसके तहत रिवर बोर्ड बनाया गया, इसके तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया, जिसके डिसीजन जो है ना क्या होते हैं, फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें हम, सेकेंड एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो है इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है हम लास्ट चैप्टर्स के अंदर यानी कि चैप्टर 15 के अंदर भी ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं। अगेन लेट मी इन्फॉर्म यू, आप क्या करेंगे वो चैप्टर्स को जाके रिफ़र कर सकते हैं इसी चैनल पे, और डिस्क्रिप्शंस में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अंडर आर्टिकल 263 हमें देखने को मिलता है इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किस लिए, तो इंटर स्टेट जो है काउंसिल कौन एस्टेब्लाइज करता है अंडर आर्टिकल 263, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट जो है ना इंटर स्टेट क्या करते हैं, काउंसिल जो है एस्टेब्लाइज करते हैं। क्यों, ताकि कहीं ना कहीं क्या किया जा सके, स्टेट और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, साथ ही साथ स्टेट के बीच में क्या किया जा सके, कोऑपरेशंस किया जा सके, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता दी जाए। अब हम बात करें कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं दो स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशंस का काम कर रही है, और इसको क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई है। तो इसको ड्यूटीज़ दी गई है, पहली इंक्वायरी अपॉन द डिस्प्यूट अराइजिंग अमॉन्ग द स्टेट, दो स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसकी क्या करें, इंक्वायरी करें। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग एंड द डिस्कसिंग द सब्जेक्ट इन विच द स्टेट और द सेंटर एंड द स्टेट्स अमॉन्ग देमसेल्फ हैव द कॉमन इंटरेस्ट, जो भी ऐसे कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कशंस करना सेंटर और स्टेट या स्टेट्स के साथ भी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं काम देखने को मिलता है किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का, जो कि एस्टेब्लाइज की जाती है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263। इसके अलावा मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑपरेशंस ऑफ द पॉलिसीज़ बिटवीन द स्टेट्स, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करना होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का ही वर्क और फंक्शन होता है। ये जो द काउंसिल जो देखने को मिलती है द काउंसिल, उसके फंक्शन की बात करें तो इंक्वायरी करना एंड एडवाइस करना अपॉन द इंटर स्टेट डिस्प्यूट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शंस अंडर आर्टिकल 131। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 देखने को मिलता है कि वो भी क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं इंक्वायरी कर सकती है और एडवाइस कर सकती है जो भी दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। और साथ ही साथ क्या होता है, ये इंटर स्टेट काउंसिल को अंडर आर्टिकल 263 भी ये पावर दी गई
गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और इस काउंसिल जो है दोनों की पावर हमको ओवरलैप देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 और इंटर स्टेट काउंसिल के पास अंडर आर्टिकल 263 ये पावर देखने को मिलती है। क्लियर। साथ ही साथ बात करें हम, ये जो काउंसिल बनाई जाती है इंटर स्टेट काउंसिल, वो डील करती है विद एनी कंट्रोवर्सी whether the legal or the non-legal, but its function is advisory unlike that of the court which give a binding judgment। मतलब जो भी रिकमेंडेशन इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दी जाती है बाय द इंटर स्टेट काउंसिल वो क्या होती है, एडवाइजरी इन नेचर होती है। अनलाइक द कोर्ट की बात करें जिसकी जो है जजमेंट होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं बाइंडिंग होता है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें कि अंडर आर्टिकल 263 हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट एस्टेब्लाइज करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, वो क्या करती है, बहुत सी चीज़ें करती है, फॉलोइंग चीज़ें करती हैं। ये तीनों चीज़ें जो हमने बात की, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करना, और साथ ही साथ और क्या काम करती है भाई, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ये कौन कौन सी ऐसी काउंसिल्स की बात करें हम, कौन कौन सी ऐसी काउंसिल्स बनाई गई है, तो कुछ काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो बनाई गई है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्या है, एक टाइप की इंटर स्टेट काउंसिल ही देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 263। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये भी क्या देखने को मिलती है, सेकेंड बॉडी देखने को मिलती है। इसके अलावा 4 रीजनल काउंसिल भी हमें देखने को मिलती है। किसके लिए, सेल टैक्स के लिए, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड द सदर्न जोन। तो अलग अलग जोन्स के लिए कहीं ना कहीं काउंसिल्स भी बनाई गई है। रीजनल काउंसिल फॉर नंबर ऑफ, वो भी कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 260 ही बनाई गई है। तो ये कुछ काउंसिल्स भी हमें देखने को मिलती है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल की तरह ही काम करती है। 2 स्टेट्स के बीच में कॉमन होती है ये, और अंडर आर्टिकल 263 बनाई जाती है। क्लियर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें अंडर आर्टिकल 263 कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट एस्टेब्लाइज करते हैं, ये इनके काम होते हैं। साथ ही साथ अलग अलग जो है इंटर स्टेट काउंसिल जो हैं वो हमें अभी तक देखने को मिली। 3 काउंसिल्स की यहाँ पर खास करके बात की गई है। अब बात करें हम इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लाइज कैसे की गई है, तो हमें पता है सरकारिया कमीशंस जो कि 1983 के अंदर क्या किया गया था, एस्टेब्लाइज किया गया था, और जिसने 88 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की थी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जो कि सरकारिया इन पुंची कमीशन रिकमेंडेशन करके टाइटल है, जो कि आप रिफ़र कर सकते हैं, बिटवीन द रिलेशंस ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। बहुत सी रिकमेंडेशन थी इनके में से, जिसमें से एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है सरकारिया कमीशन की कि टू एस्टेब्लाइज द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, और उसी के तहत क्या होता है, कहीं ना कहीं ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लाइज की जाती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या देखने को मिलते हैं मेंबर्स इस काउंसिल के, तो याद रखना, इन द परसुएंस ऑफ द अबो रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन, द जनता दल गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या की थी, अंडर द वीपी सिंह चेयरमैनशिप या अंडर द वीपी सिंह लीडरशिप, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है फर्स्ट जो है वो एस्टेब्लाइज की थी 1990 के अंदर बाय द वीपी सिंह, जब वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे देश के। तब 1990 के अंदर क्या किया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, ये जो फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लाइज की गई थी। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो बात करें अगर हम मेंबर्स की कि इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरमैन। सभी स्टेट्स के क्या देखने को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर उन यूनियन टेरिटरीज़ के भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्या देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि पुदुचेरी, दिल्ली, और अभी फ्यूचर में जाके जम्मू एंड कश्मीर में भी होने वाली है, पर प्रेजेंटली पुदुचेरी एंड दिल्ली के सीएम भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं एज ए मेंबर। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखने को मिलते हैं उन यूनियन टेरिटरीज़ की जहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसके अलावा गवर्नर्स देखने को मिलते हैं उन स्टेट के जहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356, उनके गवर्नर रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है। इसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि कहीं ना कहीं मिनिस्टर जो हैं होम अफेयर्स के, उनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। तो ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं मेंबर्स किसके, इंटर स्टेट काउंसिल के अंडर आर्टिकल 263। क्लियर। इसके अलावा कुछ और मेंबर की हम बात करें तो 5 मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट रैंक के जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या करते हैं, अदर मेंबर भी अपॉइंट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कैबिनेट रैंक के ही मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर ऐसे मिनिस्टर होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं। ये इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की।
क्लियर, आने वाले चैप्टर्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो काउंसिल जो है वो रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, हमने आगे भी देखा, खाली रिकमेंडेशन और एडवाइस ही दे सकती है ऑन द इशू रिलेटेड टू द इंटर स्टेट या फिर सेंटर स्टेट या फिर सेंटर यूनियन टेरिटरी रिलेशंस। सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो भी ये रिकमेंडेशन देगी, बिटवीन द टू और मोर देन टू स्टेट्स के बीच में होगा तो भी ये रिकमेंडेशन देगी, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में होगा तो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके लिए भी क्या करेगी, ये इंटर स्टेट काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। जैसे कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना और डिस्कस करना कोई भी ऐसे कॉमन इंटरेस्ट को, मेकिंग द रिकमेंडेशन अपॉन द सच सब्जेक्ट जो कि बेटर कोऑर्डिनेशंस की बात करते हो, ऐसे सब्जेक्ट जो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी रिकमेंडेशन देना। साथ ही डेलिब्रेटिंग अपॉन द सच अदर मैटर्स ऑफ द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो कि कहीं ना कहीं चेयरमैन रिफ़र करेंगे, वो भी क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल उस पर भी रिकमेंडेशंस देगी। क्लियर है? ऑलराइट, इसके अलावा द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। रिमेंबर दिस थिंग, काउंसिल जो है इंटर स्टेट काउंसिल वो क्या करेगी, एटलीस्ट थ्राइस पर ईयर, यानी कि 3 बार क्या करेगी, एक साल में उसको मिलना ही होगा। और इसकी मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाएगी इन कैमरा, मतलब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने वाली हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय द कंसेशंस, यानी सभी की सारे स्टेट जो हैं और ये जो सारे मेंबर्स हैं सभी के कंसेशंस हैं, यानी कि सभी के सपोर्ट से ही डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बॉडी देखने को मिलती है विद इन दिस इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। ये स्टैंडिंग कमेटी जो है कब सेटअप की गई थी, तो 1996 के अंदर सेटअप की गई थी। किसके लिए, फॉर द कंटिन्यूअस कंसल्टेशन इन द प्रोसेसिंग ऑफ द मैटर फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द काउंसिल, यानी कि कहीं ना कहीं कंसल्टेशंस को और भी आगे बढ़ाया जा सके विद इन दिस इंटर स्टेट काउंसिल, उसके लिए ये स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी इन द ईयर ऑफ 1996। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो इस कमेटी के हमको मेंबर देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली हमें अमित शाह देखने को मिलते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ 5 जो हैं क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि एक होम मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, और 9 CM यानी कि चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ये जो है ना 3 कैटेगरी के मेंबर देखने को मिलते हैं, 5 मेंबर ये, 9 मेंबर ये। 5 मेंबर क्या है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, 9 जो है वो चीफ मिनिस्टर्स होंगे कुछ स्टेट्स के, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है और जो स्टैंडिंग काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, उसको असिस्ट कौन करता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है सेक्रेटरीट। और ये जो सेक्रेटरीट जो है उसको क्या बोला जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट जो है वो कब सेटअप किया गया था, 1991 के अंदर सेटअप किया गया था। और इसको हेड कौन करते हैं भाई, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, इस सेक्रेटरीट को हेड करते हैं। सिंस 2011 की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज द सेक्रेटरीट ऑफ द जोनल काउंसिल। तो यही जो सेक्रेटरीट है वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है उनका तो सेक्रेटरीट है ही, बट 2011 से इसको ड्यूअल रोल दिया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरीट की तरह तो फंक्शन करता है ये, साथ ही साथ जो जोनल काउंसिल हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है ये, उसके सेक्रेटरीट की तरह भी क्या करता है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट है वो वर्क करता है सिंस 2011। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो बात करती है इंटर स्टेट काउंसिल की। साथ ही साथ इंटर स्टेट काउंसिल को असिस्ट करने के लिए जो स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई गई थी, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट। तो तीनों चीज़ों के बारे में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम थर्ड एस्पेक्ट्स की बात करते हो, थर्ड एस्पेक्ट्स क्या बात करता है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्डिंग एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसका जो है बिटवीन द टू स्टेट या इंटर स्टेट क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हमें देखने को मिलती, कोई भी ऐसे पब्लिक एक्ट आ गए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ एक्ट आ गए, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि क्या है ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग की गई है, तो उसके ड्यूरेशंस के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेके जाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या बात की गई है कि द जुरिसडिक्शंस ऑफ द ईच स्टेट कन्फाइनिंग टू इट्स ओन टेरिटरी, ये चीज़ें फिक्स कर दी गई है। भाई गुजरात है तो गुजरात का जो टेरिटोरियल एरिया है उतने ही टेरिटोरियल एरिया में क्या करेगा, उसकी गवर्नमेंट जो है स्टेट की पावर है वो कन्फाइन रहने वाली है। इसके अलावा अगर अब बात करें महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की इतने एरिया में ही रहने वाली है जो महाराष्ट्र का एरिया, MP की बात करते तो MP की इतने बार है। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बताई दी गई है। इसीलिए क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्ट एंड रिकॉर्डिंग जो बनाए जाएँ एक स्टेट में, वो दूसरे स्टेट्स के अंदर क्या है रिकॉग्नाइज़ नहीं की जाती है। ये चीज़ें होती है भाई, गुजरात की जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली MP के अंदर रिकॉग्नाइज़ नहीं की जाएगी क्योंकि गुजरात की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है।
क्लियर है। अब ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या रिमूव करने के लिए भाई दोनों स्टेट जो हैं उनके लिए कोई कॉमन ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ पब्लिक एक्ट होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग होती है, कुछ ऐसे जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो इन चीज़ों के बारे में बात करती है कि भाई ये जो हर्डल है बिटवीन द टू स्टेट के, भाई गुजरात के लॉज जो हैं वो गुजरात में ही होंगे, स्टेट एमपी के लॉज हैं वो एमपीज़ में ही होंगे, ये जो हर्डल्स है बीच में देखने को मिलता है बिटवीन द स्टेट, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही मेंशन किया गया है, उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द वेरियस स्टेट। तो इन चीज़ों को हर्डल को कम करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ऐसे एक्ट हैं, रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें क्या है, फुल फेथ एंड द क्रेडिट इज़ टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द सेंटर इन द एवरी स्टेट। कहीं ना कहीं जो भी हर एक स्टेट में या सेंटर ने जो भी लॉज बनाए होंगे उनको कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा, फुल फेथ दिया जाएगा, यानी कि उनमें फुल फेथ होगा, पूर्ण भरोसा हमें देखने को मिलेगा इन एक्ट के अंदर। कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं, दोनों के एक्ट को कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा, फुल फेथ दिया जाएगा, फुल रिस्पेक्ट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक्ट अगर गुजरात ने बनाया है तो भले हो सकता है एमपी उसको फॉलो ना करे, बट एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट देना, फुल फेथ देना, ये तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, ड्यूटीज़ देखने को मिलती है बोथ लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव की। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें कि द मैनर इन विच एंड द कंडीशन विच हो गया सेटिस्फाई, ऑलराइट। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है उसको एंटायर पावर दी गई है कि कोई भी ऐसा एक्ट होता है या रिकॉर्ड्स होता है या प्रोसीडिंग्स होती है उसको प्रूव करना, उसको प्रोवाइड करना, क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन की जाएगी, वो सारी पावर कहीं ना कहीं किसको दी गई, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी क्या होंगे पब्लिक एक्ट, रिकॉर्डिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसके थ्रू, और किस तरीके से ये एप्लीकेबल्स होगी एंटायर स्टेट्स के अंदर, वो सारी पावर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें, अगर फाइनल जजमेंट की बात करें, कि फाइनल जजमेंट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशंस एनीवेयर विद इन द इंडिया विदाउट द नेसेसरी ऑफ अ फ्रेश शूट अपॉन द जजमेंट। बस सिविल केस के अंदर कोई भी जजमेंट आया तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी नेसेसरी फ्रेश शूट अपॉन द जजमेंट। The rule applies only for the civil judgment and not to the criminal judgment. In other words, it does not require the court of a state to enforce the penal laws of the another state. मतलब सिविल केसेस के अंदर ही कोई जो जजमेंट आएंगे अपर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होंगे, ना कि क्या तुम्हारे क्रिमिनल केसेस के अंदर जो जजमेंट हो। क्रिमिनल केसेस क्या होंगे, वो क्या होंगे कि इट डज़ नॉट रिक्वायर द कोर्ट ऑफ अ स्टेट टू एनफोर्स द पीनल लॉज ऑफ द अनदर स्टेट। तो एक स्टेट के अगर पीनल लॉ है तो वो कहीं ना कहीं अनदर स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो उसी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बट अगर सिविल केस के अंदर अगर ये चीज़ें हैं, लॉज है एक स्टेट के, तो दूसरी स्टेट पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ देखने को मिलते हैं हमको पब्लिक एक्ट, रिकॉर्डिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर देती है कि ये सारी जो चीज़ें क्या हो, थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल हो, और ख़ास करके सिविल मैटर्स के अंदर किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या इन्फोर्सिंग पावर होगी, वो सारी चीज़ें कौन तय करेगा, तो पार्लियामेंट तय करेगी। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है, बिटवीन द स्टेट या अमोंग द स्टेट भी ये कुछ लॉज देखने को मिलते हैं जो सिर्फ सीमित एक ही स्टेट तक नहीं है बल्कि थ्रू आउट द स्टेट देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमने आज 3 एस्पेक्ट्स देखे और लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। फर्स्टली हमने बात किया इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट की बात की कि भाई दो स्टेट के बीच में किस तरीके से वाटर डिस्प्यूट होता है, तो किस तरीके से आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो चीज़ों को रेगुलेट कर सके, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। उसके बाद हमने बात की अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट, अंडर आर्टिकल 263 हमने क्या बात की, इंटर स्टेट काउंसिल की बात की, इसके सेक्रेटरीट की बात की, इसके स्टैंडिंग कमेटी की बात की, तो ये सारी बात की। इसके अलावा हमने बात की कि किस तरीके से वो इंटर स्टेट कमेटी होती है, इंटर स्टेट काउंसिल होती है, उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, सेक्रेटरीट जो है उनको हेड कौन करता है। फिर ग्रेजुअली हमने बात की थर्ड एस्पेक्ट की जो कि था कहीं ना कहीं क्या, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्डिंग एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। फिर ग्रेजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे जोनल काउंसिल की, और फिर उसके बाद क्या होगा, इस चैप्टर की एंडिंग होगी। तो अभी 1 लेक्चर्स और हम रिकॉर्ड करेंगे, हम बात करेंगे लेक्चर्स में
हैं जो कि होगा हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस का। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये चैप्टर जो हैं जितना हमने चला है 3 से 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छे लगे हों, कुछ समझ में आई हो चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, वीडियो लेक्चर जो हैं इस चैनल्स पे देख सको और चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सको विद द लेटेस्ट अपडेट। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।